हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सो। जैसा लॉकडाउन का टाइम अभी चल रहा है कंटिन्यू 17 मई तक पूरे दुनिया भर में, पूरे भारत में अभी लॉकडाउन की डेट डिसाइड की हुई है। तो जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म, किसी ना किसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू की हुई है। और जैसा मेरा प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि 26 जुलाई नेट की एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो चुकी है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये मेरा अनुरोध है, ये एक रिक्वेस्ट समझिए कि अपने पास अभी भी 3 महीने का समय है। स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि अपने पास से टाइम निकल चुका है। हम जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी रैंक को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 महीना बहुत होता है अपनी रैंक को इम्प्रूव करना, बिकॉज एक एक मार्क्स की काफ़ी इंपॉर्टेंसी होती है। मैं आपके बीच में अपने चैनल फंडामेंटल बायोलॉजी में अपनी क्लास को रेगुलर करते हुए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, हम ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कस कर रहे थे। पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक छोटी छोटी बातें जो होती है जो मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको मैंने अभी बताया कि 26 जुलाई अपनी डेट्स है, तो आज भी अब अगर हम अपना टारगेट सेट करके चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 महीने से भी ज़्यादा अपने पास अभी टाइम है। 3 महीना लगभग 10 दिन के लगभग अपने पास टाइम बचा हुआ है। तो इस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करें। अभी भी अपने पास जो भी टॉपिक्स है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, या अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो या उनका फिजिक्स या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, जो भी उनके डाउट्स है या उनको लगता है अपनी स्पीड्स में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लासेस जो भी हैं, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप कहीं से ले रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन ट्यूटर्स से अगर आप अपनी गाइडेंस ले रहे हैं, कोई लेक्चर्स गेन कर रहे हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन गेन रखे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। सब लोग अपना बेस्ट टू बेस्ट दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के भी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। मैं भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू नेट के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी की काफ़ी अच्छे डाउट्स क्लियरिंग लेके सेशन लेके आया हूँ, जिसमें आप जो भी टॉपिक्स मैं आपके बीच में लेके आऊँगा तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ऐसी ऐसी बातें जो टॉपिक से रिलेटेड होती है, जो कि एनसीईआरटी में कहीं पे भी डिस्कस नहीं की होती है, या जो लिखी होती है उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उसको हम यहाँ क्लियरली फॉर्म में देखेंगे। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैंने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड और देयर सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड देयर सर्कुलेशन को थोड़ा सा ब्रीफली और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इसे हम ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर में काफ़ी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ब्रीथिंग होता है, नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरल कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है, ऐसे एक ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। सभी सिस्टम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है ब्लड को सर रेगुलेट करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, बॉडी को लाइव रखने के लिए। तो ब्लड सर्कुलेशन का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे अदर सिस्टम का इंपॉर्टेंस होती है। ब्लड सर्कुलेशन को हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़े से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से समझ पाए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज़ अ असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होती है, एंटीबॉडीज होती है, मेटाबॉलिक वेट्स होते हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडीज़ के अंदर जितने भी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट उन्होंने बनाए हैं आफ्टर द रिएक्शन, उन वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने के लिए। न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने बताया था, न्यूट्रिएंट्स हमें जो खाना हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्व हो जाते हैं, और सेल्स और टिश्यूज़ तक वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। एंटीबॉडीज हो गई, हार्मोन्स हो गए, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रहे हैं। ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ब्लड सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन, एक क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया था कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारे शरीर में ओपनली ब्लड घूम रहा है, और जिसमें एनिमल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल स्किन के नीचे ब्लड पानी की तरफ फ्लो रहा है। उसमें ऐसा होता है दोस्तों कि अपने जो एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट के थ्रू लार्ज ब्लड वेसल्स से ब्लड निकलता है और एक ओपन स्पेस में जाके इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है। एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका लोअर एनिमल्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको जैसे बताया था, लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हम आर्थ्रोपोड और मोलस्कस, मोलस्कस में भी कुछ जैसे हम बता दें, जैसे उसमें क्लास सेफेलोपोडास होती है जिसमें आर्थ्रोपोड या स्क्विड्स आते हैं, उनमें क्लॉट्स ब्लड सर्कुलेशन होता है। पर मेनी मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। उनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है,
हार्ट जो उनके अंदर पाया जाता है, हार्ट के अंदर लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड निकलता है, जिस ब्लड को या बॉडी फ्लूइड्स को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, जो मैंने आपको बताया था कल इंसेक्ट की केस में हम इसको हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। और ये हीमोलिम्फ एक ओपन स्पेस में फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस एक ओपन स्पेस का है जहाँ पर सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं। ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है काफ़ी लो एफिशिएंट लेवल पे होता है, ब्लड का प्रेशर लेवल भी काफ़ी कम होता है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिए आर्थ्रोपोड और मेनी मोलस्कस, वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन के एग्जांपल हैं। साथ ही हम अगर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो बर्ड्स, मैमल्स या फिर हायर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एनालिड्स या कॉर्डेट्स की बात करते हैं, तो एनालिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, जहाँ पर जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है और एक डेफिनेट चैनल जिसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं उनके थ्रू बॉडी टिश्यूज ऑर्गन तक जाता है। वहाँ से फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस ऑर्गन से निकलकर हार्ट के अंदर पहुंचता है और हार्ट से वापस वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीनेट होकर वापस टिश्यूज तक पहुंचा जाता है। तो देखा जाए तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमने ये देखा कि वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से ब्लड निकला, ऑर्गन्स तक पहुंचा, ऑर्गन से गिल्स और गिल्स से वापस हार्ट के अंदर, ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। पर क्लोज सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है। और क्लोज सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया था जैसा ऐसा नहीं होता है कि क्लोज का मतलब कहीं हार्ट या फिर ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है, वहाँ पर ऐसा रहता है जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट से आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेट करने के लिए लंग्स तक पहुंचाया जाता है, लंग्स से फिर वही ब्लड आपका घूमकर हार्ट से आता है, हार्ट के अंदर से वापस यहाँ पर ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, ऑर्गन से वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचाया जाता है। दोबारा देख लीजिए ब्लड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में कैसा होता है, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट से क्या होता है, आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आपके ऑर्गन्स में पहुंचता है, ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है, हार्ट से वो लंग्स के पास ऑक्सीनेट होने के लिए जाता है और आफ्टर द ऑक्सीजनेशन the blood will come enter into the heart and after the heart to organs। तो यहाँ पर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डबल सर्कुलेशन भी पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम मैमल्स की बात करें तो थोड़ा सा एक छोटे से डायग्राम से हम समझेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे हार्ट का होता है, ये जो दो ऊपर के स्मॉल चैम्बर्स होते हैं जिसको हम एट्रियम के नाम से बोलते हैं, ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, इसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर अपर जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम के नाम से, जिसे हिंदी में हम आलिंद भी बोलते हैं, और लोअर जो लोअर जो लार्जर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स मतलब निलंद के नाम से ही बोला जाता है। ये वाला पार्ट जो होता है वो लेफ्ट पोर्शन होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो राइट पोर्शन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में वॉल्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं, एवी वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, बिकॉज एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ईच वेंट्रिकल के अंदर भी दो वॉल प्रेजेंस होते हैं, जैसे एक पल्मोनरी वॉल और एक एओटिक वॉल के नाम से बोला जाता है। पल्मोनरी वॉल जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वहाँ से जो ब्लड पल्मोनरी आउटरी है वो ब्लड को लेकर लंग्स के पास जाती है, और जो पल्मोनरी एओटा है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर पूरी अपने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास फ्लो करती है। कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हार्ट की प्रेजेंस अपने चेस्ट के बिल्कुल अंदर स्टर्नम के नीचे बिल्कुल मिडिल साइड में होती है। हार्ट कभी भी राइट या लेफ्ट साइड पे नहीं होता है, चेस्ट के बिल्कुल बीच में स्टर्नम के अंदर होता है। और हार्ट की प्रेजेंस ऐसे नहीं होती है, हार्ट की प्रेजेंस इस शेप में होती है। देखा जाए तो अगर हम हार्ट की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो ये वाला जो पार्ट है एट्रिया वाला, इसको हम बेस पार्ट बोलते हैं, जबकि आपको डायग्राम में देखने को मिलता है कि ये अपर पार्ट के रूप में होता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि ऊपर एपेक्स से नीचे बेस पार्ट है, पर ये ऐसे नहीं होता है। हार्ट की प्रेजेंस ऐसे होती है, मतलब एट्रिया अंदर की तरफ होते हैं और वेंट्रिकल्स ऊपर की ओर होते हैं, इस वजह से एट्रिया को बेस पार्ट बोला है
और वेंट्रिकल्स का जो पार्ट होता है उसे एपेक्स पार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट की बात करें, ये स्लाइडली टुवर्ड द लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, टिल्टेड फॉर्म में होता है, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड होता है, इस तरह से टिल्टेड होता है। यहाँ पर टिल्टेड होता है, कुछ पीपल्स के अंदर ये राइट साइड टिल्टेड पाया जाता है इस शेप में। तो राइट साइड टिल्टेड के फॉर्म में हम इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया वो कंडीशन होती है अगर हार्ट स्लाइडली राइट साइड टिल्टेड पाया जाता है तो उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया के केस में उस क्लिनिकल कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, दो टर्म्स में आपके बीच में और बताना चाहूंगा, इंक्रीजिंग हार्ट बीट और डिक्रीजिंग हार्ट बीट। इंक्रीज इन हार्ट बीट को हम किस नाम से बोलते हैं? एचबी। एचबी का मतलब हार्ट बीट। इंक्रीज इन हार्ट बीट नॉन एज टैकीकार्डिया, और डिक्रीज इन हार्ट बीट इंक्रीज इन हार्ट बीट इज नॉन एज टैकीकार्डिया और डिक्रीज इन हार्ट बीट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट के अंदर हार्ट बीट का इंक्रीज होना ट्रैकीकार्डिया कहलाता है, और हार्ट बीट का डिक्रीज होना ब्रेडिकार्डिया के नाम से कहलाया जाता है। थैंक यू सो मच।